अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टोनी मॉर्सन के नावल बिलवर्ड को। तो आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन, नावल का इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करैक्टर्स, समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। टोनी मॉर्सन जो कि अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट थी और राइटर भी थी। अफ्रीकन अमेरिकन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पैदा तो ये अमेरिका के अंदर हुई थी, लेकिन इनकी जो वर्क्स थे वो मोस्टली तौर पर अफ्रीका के स्याह फाम लोगों पर बेस करते थे। ये अफ्रीका के स्याह फाम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में अपने वर्क्स के अंदर डिस्कस करती थी। स्याह फाम वो लोग होते हैं जिनको अमेरिका के लोग लाखों की तादाद में कैदी बना के अमेरिका के अंदर ले आए थे और उनसे ज़बरदस्ती अपने घरों में, अपने खेतों में काम करवाते थे और उन्हें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, अपनी तालीम, शादी और आज़ादी, किसी किस्म का भी कोई हक हासिल ना था। इस वजह से ये जो टोनी मॉर्सन है, इनको द वॉइस ऑफ ब्लैक अमेरिका भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था जिनकी आवाज़ तारीख में कहीं ना कहीं दबा दी गई थी, और उनकी यादें, उनके दुख, उनकी नफसियाती ज़ख्मों को इंतहाई गहराई के साथ इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर डिस्कस किया है। ये पैदा हुई थी 18 फ़रवरी 1931 लोरेन, ओहियो के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 5 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क, USA के अंदर। इनके डेथ की वजह बनी थी नमूनिया, और इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था 1993 के अंदर, जो किसी भी अदीब के लिए बड़ा आलमी एजाज़ होता है। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली खतून थी। और बिलवर्ड जो इनका फेमस वर्क है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस पर भी इन्हें पुलिटाइजर प्राइज़ भी मिला था। और इनके नावलों का मौजू हमेशा ब्लैक आइडेंटिटी, मेमोरी, स्लाइवरी, ट्रॉमा और हिस्ट्री पे बेस करता था इनका जो ये वर्क है। और इनके वर्क्स के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। रेसिज्म होता है कि किसी भी शख्स को जिन्हें रंग, नस्ल और कौमियत के एतबार से कमतर समझा जाता था। टोनी मॉर्सन ये अपने वर्क्स के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा दिखाती थी, क्योंकि ये अफ्रीका के जो स्याह फाम लोग थे, अमेरिका के लोग, उन्हें बहुत ही कमतर समझते थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नॉवल का इंट्रोडक्शन। नॉवल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम तो आपको पता है, बिलवर्ड है, और उसकी ऑथर टोनी मॉरिसन है। ये नावल पब्लिश हुआ था 1987 के अंदर, और इस नावल के जॉनराज हैं हिस्टोरिकल फिक्शन एंड मैजिकल रियलिज़म। हिस्टोरिकल फिक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नावल तारीख में रकम की गुलामी की बात को डिस्कस करता है। ये नावल सबसे ताकतवर और दर्दनाक नावल में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्याह फाम लोग दिखाए गए हैं। और इसे मैजिकल फिक्शन, मैजिकल रियलिज़म भी बोला जाता है, क्योंकि ये हकीकी और रूहानी ज़िंदगी एक साथ दिखाई गई इसके अंदर। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसको डेथ हो गई और वो भूत बन के वापस आ गई इसके नावल के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको मैजिकल रियलिज़म भी बोला गया है। इस नावल की प्रोटैगोनिस्ट जो कि सेथी थी, और ये एक फार्मर स्लेव वूमेन थी, और मतलब कि एक गरीब किसान थी और जो कि कैदी थी। और नावल की सारी कहानी जो कि इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसने ग़ुलामी से बचने के लिए अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। और ये इसका जो नावल का मेन फोकस है जिन चीज़ों पे, वो है मेमोरी, याद पे, क्योंकि ये अपनी सेथी जो है वो अपनी बेटी को कत्ल कर देती है, लेकिन फिर वो उसकी याद उसको आती रहती है और गिल्ट फील होता रहता है इसको कि मुझे उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। मतलब इतनी खुदगर्ज हो गई थी वो कि खुद को बचाने के लिए इसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। और ट्रॉमा, इसको यही सदमा इस चीज़ का लगा रहता है कि मतलब मुझे ऐसे नहीं था करना चाहिए। मदरहुड, माँ की मोहब्बत दिखाई गई है इसके अंदर, एंड आइडेंटिटी, और स्याह फाम लोगों की आइडेंटिटी को डिस्कस किया गया इसके अंदर। टाइम की बात की जाए तो इसके अंदर पास्ट एंड प्रेजेंट वो साथ साथ चलते हैं। कभी पास्ट की स्टोरी बताई जाती है, तो कभी प्रेजेंट के बारे में बात की जाती है। मतलब पास्ट के अंदर जो उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था, और बाद में वो भूत बन के तो प्रेजेंट में आ जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग करैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेथी जो कि नावल की प्रोटैगोनिस्ट है, और ये एक कैदी औरत है जो ब्लू स्टोन रोड 124 हाउस में रहती है, और ये अपनी बेटी डेनवर के साथ दोनों अकेली उस घर में रहती हैं, और अपनी बेटी बिलवर्ड को गुलामी से बचाने के लिए कत्ल कर देती है। उसका किरदार दिखाता है कि माजी के ज़ख्म, गुलामी के असरात इंसान की रूह पर कैसे छा जाते हैं। सेथी का मकसद अपनी औलाद को याद रखना होता है, लेकिन माजी की यादें से हमेशा तकलीफ़ देती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिलवर्ड की। बिलवर्ड जो कि एक भटकी हुई रूह है या बच्ची की शक्ल में ज़ाहिर होने वाला किरदार है। जैसे कि जो मैंने आपको भी बताया था कि जो कत्ल हो जाती है बेटी सेथी अपनी बेटी को कत्ल कर देती है, वो बिलवर्ड होती है, और बाद में वो एक भटकी हुई रूह बन के एक बच्ची की शक्ल में फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाती है।
और बिलवर्ड जो कि सेठी के माजी के गहरे राज को दोबारा ज़िंदा कर देती है। मतलब कि इसने छुपा दिया होता है ना अपनी बेटी को कत्ल करके कि किसी को पता ना चले, लेकिन जब वो वापस आ जाती है तो फिर इसको डर लगने लग जाता है। नावल के अंदर ये जो किरदार है बिलवर्ड का, ये ग़ुलामी की यादें, माँ की मोहब्बत और माजी के खौफ की अलामत है। बिलवर्ड के जो डैनवर और सेठी की मौजूदगी ज़िंदगी में तनाव और जज्बाती कशमकश पैदा कर देती है। बिलवर्ड की जो मौजूदगी है उनके दोनों की ज़िंदगियों के अंदर कशमकश ले आती है, क्योंकि वो पहले बड़े आराम सुकून से दोनों अकेली होती हैं, उनके साथ और कोई होता नहीं है। लेकिन जब बिलवर्ड आती है तो उनकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन आ जाती है, तनाव आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डैनवर की तरफ। डैनवर जो कि इसकी बिलवर्ड की दूसरी बेटी है, बिलवर्ड कह रही हूँ, सेठी की दूसरी बेटी है। सेठी की एक बेटी तो बिलवर्ड थी जिसको इसने कत्ल कर दिया था ग़ुलामी के डर से कि मैं खुद गर्ज हो जाती है कि कहीं मैं कैद ना हो जाऊँ इस बच्ची की वजह से, इसलिए वो उसको मार देती है। और उसकी जो दूसरी बेटी होती है ना डैनवर, वो एक ज़िंदा बच्ची होती है और वो नावल के शुरू के अंदर ना तन्हा और छुप छुप के रहने वाली होती है, किसी से बात भी नहीं करती है। लेकिन जब बिलवर्ड आ जाती है इनकी लाइफ के अंदर तो वो फिर इसका किरदार बदल जाता है। ये मशर्ती ज़िंदगी और दुनिया के साथ रब्ता कायम करने की कोशिश करती है। मतलब कि घर से बाहर निकलती है, जॉब करती है, लोगों से मिलती है, तो इसको फिर थोड़ी सी होशियार हो जाती है। और डैनवर का जो किरदार है वो ज़िंदगी के अंदर उम्मीद और निजात की अलामत है। अगर आगे हम बात करें पॉल डी जो साबिक ग़ुलाम होता है सेठी के साथ, ये भी जो है ना काम करता है एक घर के अंदर। ये दोनों सेठी और पॉल डी, और ये सेठी का बहुत पुराना दोस्त होता है, वो इससे मोहब्बत का रिश्ता भी रखता है। सेठी का वो जो पॉल डी का किरदार दिखाता है कि ग़ुलामी के बाद भी मर्दों की नफ्सियाती और जज्बाती जद्दोजहद जारी रहती है। मतलब कितनी टेंस सिचुएशन के अंदर फिर भी पॉल डी जो है वो सेठी से मोहब्बत करता है और उससे शादी की ख्वाहिश रखता है। ठीक है। और पॉल डी का जो माजी है, इसका मकसद होता है सेठी को माजी से आज़ाद करवा के और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। मतलब कि वो चाहता है कि सेठी जो कि अपने माजी को भूल जाए कि कैसे हम लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते थे, और उसको भूल के आगे वो मेरे साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। उसके बाद आ जाती है बेबी सक्स जो कि सेठी की जो पहले शादी हुई थी जिसके साथ, जिसमें से इसकी बिलवर्ड और जो डैनवर इसकी दो बेटियाँ थी, उसके जो हस्बैंड थी उसकी मदर थी बेबी सक्स, वो इसकी सासू माँ लगी। और ये जो है सेठी बेबी सक्स इसकी रूहानी रहनुमा की तरह होती हैं और दीगर सियाह फाम लोगों की भी ये रहनुमाई करती है। और वो एक कम्युनिटी हीलर की तरह है, मतलब जो लोगों को अपनी ज़ख्मों को कबूल करने और इस दिल से ज़िंदगी जीने की तालीम देती है। बेबी सक्स का किरदार रूहानी क़ुव्वत और हमदर्दी की नुमाइंदगी करता है। ये लोगों को तालीम देती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और यही कह लें उनकी कम्युनिटी हीलर की तरह इनका रोल प्ले करती हैं ये अपना। और स्टैम्प पेड की बात की जाए तो ये भी एक ग़ुलाम होता है और मददगार होता है सेठी का, और दीगर लोगों को ग़ुलामी के ज़ख्मों से आज़ाद होने में मदद देता है। इस नावल के अंदर ये जो दो करैक्टर हैं बेबी सक्स, ये भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जब बिलवर्ड इनके घर में आ जाती है तो ये कम्युनिटी के लोगों को लेके, औरतों को लेके आती है जादू करने वाली, कि वो बिलवर्ड को इस घर से निकाल दें। इस तरह ये कम्युनिटी की हेल्प करती है। इसी तरह जो स्टैम्प पेड होता है ये भी एक बहुत अच्छा करैक्टर दिखाया गया इसके अंदर, कि ये लोगों को ग़ुलामी के ज़ख्मों से निजात दिलवाने के लिए उनको कहता है कि आप लोग इससे बाहर निकले, आज़ाद हो जाएँ। और स्टैम्प पेड का किरदार जो कि माजी के भटके हुए लोगों के लिए मददगार और अखलाकी रहनुमा के तौर पर साबित होता है। ज़ाहिर है उनको कहता है कि आप लोग देखें आगे, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, माजी को भूल के तो आगे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को देखें। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर एक माइनर करैक्टर, ये स्कूल टीचर भी है, सेठी के साबिक मालिक की तरफ से भेजा गया उस्ताद। मतलब कि ये जुल्म बर्बरियत और ग़ुलामी का नुमाइंदा होता है। स्कूल टीचर है ये जो ग़ुलामों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। इसका किरदार दिखाता है कि ग़ुलामी का निज़ाम किस तरह इंसानों की ज़िंदगी, वक़ार और शनाख्त को तबाह कर देता है। इसके अंदर एक छोटा माइनर करैक्टर भी है, हॉवर्ड एंड बुगलर। ये जो सेठी के बेटे हैं जो घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। दो बेटियां हैं इसकी, आपको मैंने बताया बिलवर्ड और डैनवर है। बिलवर्ड तो मर चुकी है, डैनवर जो कि इसके साथ रहती है। और इसके दो बेटे दिखाए गए हैं, हॉवर्ड और बुगलर, के जो घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं। और सेठी कम्युनिटी की एक मजबूत औरत होती है जो एला, उसका नाम एला है, दीगर साबिक ग़ुलामों की यह मदद करती है। इस नावल के अंदर हर किरदार ना सिर्फ अपनी ज़ाती कहानी बयान करता है बल्कि ग़ुलामी, नस्ली इम्तियाज़, मतलब जो मैंने आपको आगे बताया रेसिज्म का कमतर समझा जाना, इनको माजी के ज़ख्म और माँ और बच्चे की जो। तो चलते हैं हम लोग नावल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। तो ये नावल उस टाइम पीरियड में सेट किया गया था जब अमेरिकन सिविल वार जो कि ख़त्म हो रही थी और ग़ुलामी भी अपने आखिरी मरहले पर थी।
ये नावल का मेन मकसद ही यही था कि हिस्टोरी ये जो वार है सिविल वार, इसके बाद के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, इसने उसको दिखाया लाइफ आफ्टर सिविल वार कि लोगों को कैसे रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, मतलब नस्ली इम्तियाज़ से कैसे उनको कह लें रंग नस्ल के एतबार से कमतर माना जाता है। उनकी गुर्बत दिखाई गई है, कैसे उनको गुर्बत का सामना होता है, फियर खौफ दिखाया गया और सोशल एक्सपीरियंस, मतलब कि इनको कैसे वो जो अमेरिका के लोग हैं इनसे घर के काम करवाते हैं, इनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, इनको इज़्ज़त नहीं देते और उनको अपने से बहुत ज़्यादा कमतर समझते हैं। और इसके बाद ट्रॉमा ऑफ फॉर्मर स्लेव्स दिखाया गया है, मीन्स के वो जो सेथी अपनी बेटी बिलवड को कत्ल कर देती है, मतलब इस वजह से कि कहीं वो खुद ना पकड़ी जाए, कैद ना हो जाए और खुद गर्ज हो जाती है और ये अपनी बेटी को कत्ल कर देती है। ठीक है, और इसमें सदमा दिखाया गया है कि उसको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मुझे अपनी बेटी को कत्ल नहीं करना चाहिए था। ये जो स्टोरी है नावल है बिलवड नावल, ये ट्रू स्टोरी पे बेस करता है, मीन्स कि ये स्टोरी ट्रू है। उस टाइम पीरियड के अंदर एक औरत थी मार्गरेट गार्नर, जो कि उसने भी अपनी बेटी को इसी तरह ग़ुलामी के डर से कत्ल कर दिया था। वो भी खुदगर्ज बन गई थी कि मुझे कहीं खुद कैदना में हो जाऊँ, तो वो अपनी बेटी को कत्ल कर देती है। ठीक है, और ये ट्रू स्टोरी पे बेस कर रहा है ये नावल। और इसके अंदर ये दिखाते हैं कि पास्ट नेवर डाइज़, मतलब कि माजी कभी भी नहीं मरता। हकीकत तो ये थी कि जो जंग है वो भी ख़त्म हो चुकी थी और ग़ुलामी भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लोग जो है फिर भी अपने माजी में अटके रहते हैं। और जो स्याफ़ाम लोग हैं वो गुर्बत, नस्ल परस्ती, नफसियाती खौफ और माजी के ज़ख्मों से आज़ाद नहीं हो सकते, मतलब कि वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते ही नहीं है। जो जैसे सेथी है वो भी अपनी बेटी को याद करती रहती है, उसी सदमे में रहती है, हालांकि वो ग़ुलामी से उसको निजात मिल जाती है, वो भाग आती है उधर से, लेकिन फिर भी उसको अपना माजी जो है वो बार बार याद आता रहता है और वो मतलब कि आगे मूव भी नहीं करती है, वहीं अटकी रहती है अपने पास्ट के अंदर ही। इसीलिए इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि माजी जो कि कभी भी नहीं मरता। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग नावल की समरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नावल की कहानी 1873 के बाद अमेरिका में शुरू होती है, जहाँ सेथी और एक साबिक गुलाम औरत, मतलब कि सेथी जो कि एक कैदी है, अपने बच्चों के साथ 124 ब्लू स्टोन रोड हाउस के अंदर रहती है। ये घर माजी के ज़ख्मों और बूतों से भरा हुआ है। सेठी की जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी गुलामी के खौफनाक तजुर्बात और अपने ख़ानदान की हिफाजत के गिर्द घूमती है। मीन्स की इसकी कोशिश होती है कि ये अपनी बच्चियों की हिफाजत करे। सेठी ने गुलामी के ज़माने में सख्त मेहनत और जुल्म सहा है और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटियों को गुलामी के जुल्म से बचाना है, लेकिन इसका माजी से बार बार याद आता है और ये घर एक तरह से माजी के बूतों का मरकज़ बन जाता है। सेठी के घर में एक रूह मौजूद है जो इसकी मर गई बेटी की है। ये रूह घर के माहौल को भारी और उदास बना देती है। सेठी अपने घर में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये बूत से हमेशा माजी की याद दिलाता रहता है। सेठी के माजी की सबसे बड़ी कहानी ये है कि जब वो गुलामी में थी और उसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक इंतहाई सख्त फ़ैसला किया था। इसने अपनी बेटी को गुलामों के हाथ लगने से बचाने के लिए कत्ल कर दिया था। ये अमल इसे अंदर से तोड़ देता है, मतलब इसने तो उसको बचाने के लिए मदद की थी ना, लेकिन तो किसी जान को कत्ल करने का कितना सख्त गुनाह मिलता है और यही गुनाह इसके दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि इनके घर में एक नौजवान औरत आती है जिसका नाम होता है बिलवड। ये खुद इसका नाम बिलवड रखती है। बिलवड की आमद से सेठी और इसका ख़ानदान हैरान रह जाता है। बिलवड बहुत जल्द से सेठी की ज़िंदगी का मरकज़ बन जाती है और सेठी इसे अपनी बेटी के तौर पर देखना शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है कि बिलवड जो कि सेठी की माजी में मार दी गई, जो इसने अपनी बेटी मारी थी, उसकी रूह है, मतलब उसका जिस्मानी रूप है, उसकी शक्ल सेम है। तो बिलवड की मौजूदगी सेठी के दिल में माजी के ज़ख्म और गुनाह को दोबारा ज़िंदा कर देती है। इसको अपने माजी की बातें सेठी को बार बार याद आना शुरू हो जाती हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद जो बिलवड की मुसलसल मौजूदगी सेठी के जज्बात और याददाश्त पर बहुत भारी असर डालती है। सेठी उसे हर वक्त अपनी मोहब्बत देती है, मतलब इसमें मदरहुड आ जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसको माँ की ममता जाग जाती है और अपने माजी के जो गुनाहों का बोझ है वो बिलवड के साथ बांटती है। लेकिन फिर बिलवड जो इसके साथ मुतालबात करती है, सेठी की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है, क्योंकि वो हर वक्त ख्वाहिशात और ज़रूरतों के मुताबिक अपने जज्बात को दबाने लगती है। ठीक है, और इसकी जो बेटी होती है डेनवर, जो ज़िंदा होती है, वो पहले तो खामोश रहती है, तन्हा छुप छुप के डर के रहती है, लेकिन जब वो बिलवड आ जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाती है और उसकी वजह से वो घर से बाहर निकलने लगती है, जॉब करती है और ये इसकी हिफाजत की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। ठीक है, और इसके बाद जो नावल में ग़ुलामी के बाद, मतलब जब ये आज़ाद हो जाती हैं गुलामी से,
इसके बाद भी इसके जो नफ्सियाती असरात, गुनाह, याददाश्त और इंसानी मोहब्बत दिखाई गई है नावल के अंदर। सेथी और बिलवड का तल्लुक माजी के ज़ख्म और नुकसान की अलामत है। गुलामी के तजर्बात ने सेथी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, ठीक है, क्योंकि वो बिलवड जो कि माजी की याददाश्त और गुनाह की सूरत में सेथी के दिल में हमेशा ज़िंदा रहती है। कहानी इंसानी मोहब्बत, कुर्बानी और माजी के ज़ख्मों से निपटने की ताकत को ज़ाहिर करती है। इसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि कम्युनिटी हीलिंग, मतलब कि इसके अंदर जो बेबी सक्स है वो कम्युनिटी हीलर का रोल प्ले करती है। जब इनके घर के अंदर वो आ जाती है, भूत आ जाता है, तो वो किसी जादू टूने वाली औरत को बुला के लाती है कि वो हमारे घर से निकाले। इन्होंने बताया इसके अंदर कि इसमें कम्युनिटी हीलिंग की बहुत ज़्यादा भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और आखिरकार जब बिलवड गायब हो जाती है, जिससे सेथी और इसका ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं। सेथी जो कि माजी के ज़ख्मों से बाहर निकलने की कोशिश करती है और अपने बच्चों और पॉल डी के साथ एक नई ज़िंदगी की उम्मीद पैदा करती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मुझे कि मतलब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई मतलब आपको जिस चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ सेथी एंड पॉल डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से सेथी का करेक्टर भी पूछा जा सकता है और पॉल डी का भी करेक्टर पेपर में आ सकता है। और थीम ऑफ मेमोरी एंड री मेमोरी, ये एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। और इसके साथ जो बिलवड है, बिलवड एज अ सिंबल, अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। और एंड 124 ब्लू स्टोन रोड एज अ सिंबल, मतलब कि ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं। और थीम ऑफ मदरहुड भी आ सकता है इसमें। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लेवरी, मतलब कि कैदी गुलामी की ज़िंदगी बसर करने के बाद उनके जहन पे, इनके नफ्सियाती जहन पे क्या इसका असर होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आप पूरा पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ मुझे आपको इस सबकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। और आप लोग को कैसा लगा ये लेक्चर इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।